आज द्वितीय दिन में हम लोग निर्धारित किए थे चर्चा के लिए, वही आज देख रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर हमने पहले कहा था जो कि आज का जो विषय वस्तु है वह विशेष संदर्भों में जो कल हमने चर्चा की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। और वह क्या है, तो पदों की व्याप्ति, ये विषय वस्तु है आज हमें चर्चा करना है। कल हमने जो चर्चा की थी उसमें एक एक करके विषय वस्तु देखा था इस तरह से, जो कि वाक्य क्या होता है, उसके साथ साथ जो विशेष जब तर्कशास्त्र में आप प्रयोग करते हैं तो विशेष प्रकार के वाक्य जिनको कि आप तर्क वाक्य के रूप में जानते हैं, इनको देखा था। फिर ये तर्क वाक्य जो है इनके जो अलग अलग दृष्टियों से भेद है इसकी चर्चा हमने की थी। इसी के क्रम में हम आज आगे बढ़े हैं और आज जो हमने चर्चा कर रहे हैं इससे बहुत सारे प्रश्न आपको सहज रूप से हल होंगे, इसीलिए आज इसको सावधानी से देखेंगे। आज विषय वस्तु बहुत अधिक नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से आप इनको देख सकते हैं। जैसे कि पदों की व्याप्ति के संदर्भ में जब आप वाक्य का भेद देख रहे थे तो गुण परिमाण की दृष्टि से आप सकारात्मक सर्वव्यापी सकारात्मक और निषेधात्मक देखा था, जिसमें कि ये सर्वव्यापी और अंशव्यापी ये दो दृष्टि से आपने देखा था। ठीक, इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखना होता है वह है पद क्या है। अर्थात तो आपने देखा था पद में दो प्रकार के उद्देश्य और विधेय को लेकर के आपने देखा था पद को। अब ये पद जो होता है वह कहाँ पर व्याप्त होता है, कहाँ पर अव्याप्त होता है, ये आप देखेंगे। और यहाँ पर दो टर्म आपको देखना है, व्याप्त एक अव्याप्त, कहाँ पर व्याप्त होता है कहाँ पर अव्याप्त होता है। और सीधा सीधी प्रश्न इससे बनता है जो कि ये जो हमने चर्चा की थी AEI, ये अभी हम देख रहे हैं आगे के स्लाइड में, उसमें कहाँ पर कौन सा पद व्याप्त होगा कौन सा पद अव्याप्त होगा, ये हम देखने जा रहे हैं। और प्रश्न सीधे सीधा पूछा जाता है कि आय तर्क वाक्य जो है इसमें विधेय पद क्या होगा, व्याप्त या अव्याप्त, या ओ तर्क वाक्य जो है इसमें उद्देश्य पद क्या होगा, व्याप्त या अव्याप्त। इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो अभी 3-4 स्लाइड हम देखेंगे आप पूरा पकड़ पाएंगे अपने आप, जो कि ये इस तरह के जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको कैसे आप हल करें। सबसे पहले तो ये जो कि व्याप्त और अव्याप्त जो है इसको देखने के लिए अब यहाँ पर ये स्लाइड देखिए और इसमें आपको लगभग समस्त बात समझ में आ जाएगा। हमने चर्चा किया था पहले क्या, ये स्लाइड देखिए और इसके साथ साथ हमने जो पहले जो चर्चा की थी इस वाले स्लाइड में, ये इस स्लाइड में जो हमने चर्चा की थी जो कि टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, उसको रिकॉल करिए। यही उठा करके हमने यहाँ पर डाला है इस जगह पर, यहाँ पर। और इसमें क्या हमने देखा था, जो कि सकारात्मक अगर सर्वव्यापी है तो ए तर्कवाक्य होगा, अर्थात सर्वव्यापी सकारात्मक ए होगा, जिसमें कि कहते हैं सभी मनुष्य मरणशील हैं। अंशव्यापी में क्या होगा, पार्टिकुलर अर्थात कुछ ये लगा करके करते हैं, लेकिन वो सकारात्मक रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा, स्वीकारात्मक रहेगा। तो वहां पर क्या होगा, अंशव्यापी सकारात्मक में क्या होगा कि कुछ गधे घोड़े हैं। ठीक, इस तरह करके उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, विधेय कुछ भी हो सकता है, उस पर मत जाइए। कुछ टेबल
हाथी हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ घोड़े गधे हैं, या कुछ लैपटॉप मोबाइल है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। उद्देश्य और विधेय, उसका परीक्षण हम आगे चल करके करेंगे, जो आप कह रहे हैं कितना तक सही है, वो हम वैधता अवैधता की चर्चा हम परंपरागत विरोध वर्ग आदि जो देखेंगे वहां पर देखेंगे। अभी हमें उसमें नहीं जाना है, अभी केवल हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में क्या हो रहा है कि सकारात्मक सर्वव्यापी, ये इसको ए से इंडिकेट करते हैं। अफर्मेटिव जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव जो है ये होता है, ये इंडिकेट करते हैं जैसे कि सभी मनुष्य मरणशील है, या सभी हाथी जीव हैं, इस तरह जो आप कहते हैं। और उसमें जब पार्टिकुलर आप बात करते हैं, कुछ को लेकर के बात करते हैं, लेकिन अगर स्वीकारात्मक हो तो उसके लिए आई का प्रयोग करते हैं आप, और कहते हैं कुछ घोड़े गधे हैं, या कुछ टेबल कुर्सी है, इस तरह करके। तो पहला जो है उसमें कुछ ये सभी हैं, इस तरह का होता है। दूसरे में कुछ है, और निषेधात्मक इसी तरह सभी हैं, सभी नहीं, कोई नहीं है और कुछ नहीं है। जैसे कोई मनुष्य चिड़िया नहीं है, ये हो जाएगा सर्वव्यापी निषेधात्मक, इसको ई से इंडिकेट करेंगे। और कुछ बालक बुद्धिमान नहीं है, इनको आप अंशव्यापी निषेधात्मक कहेंगे, अर्थात पर्टिकुलर नेगेटिव जो है इसमें आएंगे। और इनमें कौन व्याप्त होगा कौन अव्याप्त होगा ये आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक हरकुलियन टास्क होता है, जिसको कि आप सहज रूप से वैसे नहीं समझ पाते हैं ना। तो इसमें आप जो हम आगे दिखा रहे हैं इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें केवल आप ए आई ई ओ, ए आई जो है वह अफर्मेटिव में है, स्वीकारात्मक में है, और ई ओ जो है वो निगेटिव में है, ये ध्यान में आप रखेंगे। और ए जो होगा वह सर्वव्यापी, ई जो होगा वो सर्वव्यापी, और फिर आई जो है वह अंशव्यापी, और ओ जो है वो अंशव्यापी। ये जो मैं कह रहा हूं सर्वव्यापी और अंशव्यापी, ये क्या होता है ये भी हम आगे भी देख रहे हैं। अब इसको देखने का प्रयास करिए। ये क्या कह रहे हैं, अर्थात व्याप्त होना और अव्याप्त होना, ये पहले देखते हैं सर। तो क्या कह रहे हैं, क्या जो कि किसी के संपूर्ण पद के बारे में यदि कहा जाता है तो वह व्याप्त कहा होता है, और जहां पर किसी के एक अंश के बारे में कहा जाता है तो वह होता है क्या, अव्याप्त होता है। ये जो आप देखें ये जो देख रहे हैं आप सर्वव्यापी जो कह रहे हैं, वो हो गया क्या, ये दोनों ए और ई सर्वव्यापी, ठीक है। यहां पर देखिए आप ऊपर वाला दो जो है सर्वव्यापी हो गया, ए और आई सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापी में क्या होता है, जो कि यहाँ पर ये जो संपूर्ण पद के बारे में कहा गया होता है। अब यहाँ पर हमेशा आपको दो पद दिखेगा, एक उद्देश्य पद, एक विधेय पद। यहाँ पर कपुला की बात नहीं कर रहे हैं, कनेक्टर जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जैसे हम कहते हैं सभी बालक बुद्धिमान है, कोई बालक बुद्धिमान नहीं है, तो इसमें एक जो होगा वह उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। तो बालक इन चारों उदाहरणों जो हम दे रहे हैं उसमें चारों में बालक है क्या, उद्देश्य है, और बुद्धिमान जो है वह विधेय है। तो यहां पर क्या आप देख रहे हैं अब, जो कि सभी बालक बुद्धिमान है। अब आप देखिए बुद्धिमान का ग्रुप जो है बड़ा है। एक हॉल में जितने भी लोग हैं, पुरुष या स्त्री, बालक या बालिका, उनमें वो सभी बुद्धिमान हैं। और कहा जा रहा है कि इनमें सभी बालक जो हैं वो बुद्धिमान हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हो रहा है कि बालक जो है वह बुद्धिमान के उस रेंज में आ जा रहे हैं, और उसके अतिरिक्त भी लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, लेकिन बालक पूर्ण रूप से उसमें समा जा रहा है, एक ये देख रहे हैं। और ई वाला जो बनेगा उसमें क्या होता है कि आप
बालक का जो वृत्त है वो अलग देख रहे हैं और बुद्धिमान का अलग। तो अर्थात एक भी बालक ऐसा नहीं है जो बुद्धिमान है, कोई बालक बुद्धिमान नहीं है। यहाँ पर सभी बालक बुद्धिमान है और इसमें कोई भी बालक बुद्धिमान नहीं है। अभी जो मैं चर्चा जितना कर रहा हूं ये केवल पारिभाषिक जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए। और इसके बाद जो कथन और निष्कर्ष की भी जो बात करेंगे आगे, अगर आपने ये जो 4 हम कैटेगरी कह रहे हैं AEIO, अगर आपने ये नहीं समझा ठीक से, इसका एग्जाम्पल आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, तो आगे का जो क्वेश्चन हल करना होगा जो पूर्ण रूप से मैथमेटिकल है वह आपको नहीं हो पाएगा। और वो किस कारण नहीं हो पाएगा? केवल आप AEIO जो है इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इस कारण से। तो यहाँ पर AE को देखा, I में क्या होता है? जो कि कुछ बालक बुद्धिमान है, ये आपको जो वृत्त दिया गया है उसी से आपको आइडेंटिफाई हो रहा है। इसमें देखिए सभी बालक बुद्धिमान है, इसका जो बनेगा वृत्त इस तरह का बनेगा। कोई बालक बुद्धिमान नहीं है, इस तरह का बनेगा। कुछ बालक बुद्धिमान है, ये इस तरह का बनेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जो कि ये जितना दूर घिरा हुआ है बुद्धिमान वाले वृत्त से, उतने ही बालक जितने आएंगे उसमें वही केवल बुद्धिमान होंगे, उसके अतिरिक्त तो बुद्धिमान नहीं है। और कुछ बालक बुद्धिमान नहीं है, तो कौन नहीं है? तो इसमें ये, हाँ, कुछ बालक बुद्धिमान नहीं है, अर्थात ये बुद्धिमान का ये है जिसमें कि ये बालक जो है ये तो बुद्धिमान है, लेकिन इसमें से कुछ ये ऐसे बालक हैं जो बुद्धिमान नहीं है। ये एक साथ भी रेंज में आ सकता है, दोनों को अगर कवर करते हैं तो ठीक है। तो ये इस तरह का ये आएगा। अब आगे जो है ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है चार्ट, इसको आप देखने का प्रयास करिए। एक इसमें क्या देख रहे हैं जो कि पहले तर्कवाक्य जो हो गया, सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी निषेधात्मक, फिर अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी निषेधात्मक। इसको वैसे ही याद रख लीजिए, AEIO इस तरह से है। सर्वव्यापी सकारात्मक या स्वीकारात्मक कोई कहते हैं, सर्वव्यापी निषेधात्मक या नकारात्मक कहते हैं आप, अंशव्यापी सकारात्मक, अंशव्यापी निषेधात्मक। अब इनसे जो प्रश्न बनते हैं, उनमें मुख्य रूप से क्या है कि इनमें से जो प्रश्न बनते हैं वो मुख्य रूप से क्या है कि ये व्याप्ति जो है, इसमें कौन पद व्याप्त होता है, कौन पद अव्याप्त होता है, ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है। ठीक है, कौन पद व्याप्त है और कौन पद अव्याप्त है, ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इससे जो प्रश्न बनते हैं ये बहुत घुमाते हैं, जबकि कुछ है ही नहीं इसमें। सर्वव्यापी सकारात्मक जो होगा उसमें उद्देश्य व्याप्त होगा। देखिए उद्देश्य के लिए तो आप वैसे ही याद रखिए, सर्वव्यापी है तो उद्देश्य व्याप्त होगा हमेशा, अंशव्यापी है तो उद्देश्य अव्याप्त होगा। तो उद्देश्य वाले में सब्जेक्ट पार्ट जो है उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, उसको आप याद रखेंगे इस तरह से। अगर सब्जेक्ट ये सर्वव्यापी है तो उद्देश्य पद जो होगा व्याप्त होगा, अंशव्यापी है तो अव्याप्त होगा, अ से अंशव्यापी, अ से अव्याप्त, और रेस्ट तो व्याप्ति होगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। केवल विधेय में आकर के समस्या हो जा रही है। विधेय में आप ऐसे ध्यान रखेंगे AEIO व्याप्त अव्याप्त, व्याप्त अव्याप्त व्याप्त, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ये भी टेक्निक आपको पूरा पूरी वैसे ही याद रहेगा मैथमेटिकल, जैसे 1 2 1 2 इस तरह करके। सर्वव्यापी स्वीकारात्मक जो है, सकारात्मक जो है, या सर्वव्यापी निषेधात्मक जो है, उसमें उद्देश्य जो होगा वो व्याप्त होना है, डिस्ट्रीब्यूटेड होना है। और अंशव्यापी जो होगा वो अव्याप्त होना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और विधेय की बात जो आई तो विधेय को आप AEIO को इस तरह याद कर लीजिए, अव्याप्त व्याप्त, अव्याप्त व्याप्त, अर्थात ये सकारात्मक जो होगा वो अव्याप्त वाला और निषेधात्मक जो होगा वो व्याप्त वाला, चाहे वो सर्वव्यापी हो या अंशव्यापी। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगर ये याद रहेगा तो बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको पकड़ में आ जाएंगे।
या तो डायरेक्टली जो पूछे जाएंगे उस दृष्टि से, या फिर जब आप हल करने लगेंगे उस समय में ये आपको किसमें उद्देश्य व्याप्त होता है, किसमें विधेय व्याप्त होता है, ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए, ये चार्ट आपके लिए सबसे उपादेय रहेगा। ठीक है, तो आज जो मुख्य रूप से हमें चर्चा करनी थी वो यही था, क्योंकि पदों की व्याप्ति कहाँ पर होती है ये तो मैं छोटे छोटे चंक लेकर के मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ताकि जिस दिन जितना मैं समझा रहा हूं उतने को आप तैयार करते जाएंगे तो आपको कहीं पर कोई समस्या आएगी नहीं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो कि जब पूछा जाए आपसे, जो कि सेंटेंस दिया जाए और पूछा जाए जो कि इसमें से ए है कि आई है कि आई है कि ओ है, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी को ए को एक्सपेंड अगर करें तो सर्वव्यापी, सकारात्मक या यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव। अब इसमें दूसरा तरह का प्रश्न बनेगा जो कि ए तर्क वाक्य में विधेय जो होता है इनमें से होता है क्या, अव्याप्त अव्याप्त होगा, व्याप्त होगा, व्याप्त अव्याप्त दोनों होगा, व्याप्त अव्याप्त कोई कुछ नहीं होगा, तो इन दोनों में से नहीं होगा। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो अगर आपने इस चार्ट को ध्यान रखा है तो आपको इस तरह के प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। अब क्या होता क्या है, जब हम नए नए सीखना शुरू करते हैं तो हमारे पल्ले कुछ पड़ता नहीं है, जो क्या है कुछ हमारे समझ में आता नहीं है। तो समझ में नहीं आता है तो ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, आपको जितना बताया जा रहा है उतना आप तैयार करते जाइए। और वो जो वेदांत में कहा गया है, जो कि गुरु के उपदेश वाक्य जो है, ये उनमें जो आपका विश्वास है वही श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा आप रख करके चलिए, और आप जब प्रश्न हल करना प्रारंभ करेंगे तब आपको समझ आएगा। क्योंकि अभी अगर आप इसमें विशेष दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको ज्यादा श्रम करना पड़ेगा और आपको समझ में बहुत कुछ अलग से आएगा नहीं। आपको जितना बताया गया है प्रारंभ से, तो अभी तक प्रारंभ से तो हम केवल वाक्य जो है वो हमने समझाया था, और वाक्य में एक पार्ट हमने अभी यहाँ पर लिया है जो कि एक तरह से जो बांटा जाता है गुण और परिमाण की दृष्टि से, तो सकारात्मक, सकारात्मक में भी अफर्मेटिव, और निगेटिव सकारात्मक में भी यूनिवर्सल और पार्टिकुलर, फिर निगेटिव में भी यूनिवर्सल और पार्टिकुलर, जिसको कि आप इंडिकेट करते हैं AEIO से। आगे चल करके जितना भी आप सूत्र लिखेंगे, जितना भी आप मैथमेटिकल वे में इसको हल करने का प्रयास करेंगे, वो सभी केवल ये कोडिंग रहेगा AEIO के रूप में। यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा तो A, यूनिवर्सल निगेटिव E, यूनिवर्सल ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव I, पार्टिकुलर निगेटिव, ये इस तरह से होगा। और इसमें कौन व्याप्त होता है कौन अव्याप्त होता है, इसके लिए इस तरह का आपको चार्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें उद्देश्य और विधेय दो पद होता है। उद्देश्य जो होगा वो कहाँ पर व्याप्त होगा और विधेय कहाँ पर व्याप्त होगा, ये आपको जानकारी रखनी होगी। तो ये आज जितना हमें चर्चा करना था वो इतनी चर्चाएं हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा और कितना तक आप समझ पाए हैं वह इसके माध्यम से पता चलेगा। तो इनमें जो